दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो मैं जो बताने वाला हूँ वो शायद आपको कुछ की ही जो है यूट्यूब पे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको ये वीडियोस जो है जो जॉब की है वो बनाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस वैकेंसी से जो है मिस ना कर पाएँ इस जॉब को। तो दोस्तों, ये जो जॉब है वो अपना IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि इसमें जो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, इस चीज़ की वैकेंसी है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट की वैकेंसीज़ है जो कि बैंकिंग सेक्टर में जो है इसकी डिमांड होती है। जो ये प्लेसमेंट्स होगी वो बैंकिंग सेक्टर में जो है इसकी प्लेसमेंट होगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। जो भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या फिर अगर कोई उनका रिलेटिव है जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब सर्च कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें उनके साथ ताकि उनको जो है ये नोटिफिकेशन मिल पाए और वो मिस ना कर पाएँ इस चीज़ को। तो दोस्तों, इसकी जो विंडो थी वो 1 अगस्त से जो स्टार्ट हो चुकी है। मैंने कल वीडियो डालना था ये, बट मैं थोड़ा बिज़ी होने के कारण इस वीडियो को कल नहीं डाल पाया, तो मैं आज इस वीडियो को डाल रहा हूँ। तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त रहेगी। और इसमें जो पेमेंट है इसकी, वो उसकी जो डेट भी है वो भी 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक ही ओपन होगी। बाकी जो इसमें मॉडिफिकेशन होगा विंडो में, जो भी आपकी करेक्शन वगैरह, वो भी आप 21 अगस्त तक ही कर पाएंगे। ठीक है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, ये पता ही होगा। एक तो प्रीलिमिनरी होता है और एक मेन एग्ज़ाम होता है। तो उसकी जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है ऑनलाइन वो होगा अक्टूबर में, और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो होगा नवंबर में। और इसका जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट रहेगा वो रहेगा मार्च 2026। उसके बाद जो इंडेक्स है इसमें इन्होंने बताया है कि जो चीज़ें कहाँ पे है। जैसे इंट्रोडक्शन में इन्होंने 1 नंबर पे बताया हुआ है, पेज नंबर, पार्टिसिपेटिंग बैंक, जो भी इस जॉब के लिए बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है जहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2 नंबर पे, वो चीज़ें आपको भी नीचे पता चल जाएंगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंट्रोडक्शन में तो इन्होंने बताना है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू जॉइन एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट इन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक लिस्टेड ए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वैकेंसीज 2026 से 27। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं सीधा आपको जो है मेन चीज़ें बताऊँगा। बाकी आपको एक एडवाइस दी है कि आप जो है इनकी जो वेबसाइट है IBPS की, www.ibps.in के ऊपर जाके जो है इनकी लेटेस्ट जो है अपडेट को चेक करते रहें जो भी अप्लाई करेगा फॉर्म को। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो पार्टिसिपेट होने वाले बैंक है, पहले नंबर पे बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक रहेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक रहेगा, पंजाब एंड सिंध बैंक रहेगा, यूको बैंक रहेगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। तो इसकी जो सैलरी इसमें इन्होंने बताई हुई है, स्केल ऑफ पे कस्टमर सर्विस एसोसिएट की, वो 24,050 रुपये, उसके साथ 1,340 अलग से होंगे। उसके बाद 28,070, मतलब इन्होंने अलग अलग वाइज बताया है। बाकी आपको जो है पता चल जाएगा जब आप अप्लाई करोगे, जब भी सिलेक्शन होगी तो आपको पता चल जाएगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट कौन कौन से कर सकते हैं, इन्होंने एक चीज़ लिखी है, नेशनैलिटी इसमें रहेगी इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडियन या सिटीजन ऑफ इंडियन, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी। बाकी इनको जो है इन्होंने एक चीज़ कही है कि जो बाहर से आके इंडिया में बस चुके हैं वो 1962 से पहले, मतलब 1962 से पहले के हों, बाद में ना हों। ठीक है। उसके बाद जो एज लिमिट है इसमें 20 ईयर से लेके, यानी कि 20 ईयर टू लेके 28 ईयर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी इन्होंने बताया है कि जो बंदा अप्लाई करेगा, लड़का या लड़की, 2 तारीख 8वां महीना 1997 से पहले ना हो, और 1 तारीख 8वां महीना 2005, यानी कि 1997 से पहले और 2005 के बाद ये बंदे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं है। सिर्फ इसमें जो है 1997 और 2005 के बीच में जो आते हैं वही अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबल हैं। उसके बाद जो इसमें
रिलैक्सेशन है वो 5 साल की आपको पता ही है, SC और ST के लिए है। उसके बाद OBC के लिए 3 साल है, और 10 साल जो है डिसेबिलिटी वालों के लिए है। एक्स सर्विस मैन वालों के लिए जो है 8 ईयर जो एक्स सर्विस मैन में है उनके लिए रहेगी। ठीक है दोस्तों। बाकी विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, यानी कि जो विधवा है, डाइवोर्स्ड है और जो अपने हस्बैंड से अलग रह रहे हैं, उनके लिए जो एज कंसेशन अप टू 35 ईयर ओल्ड, और जर्नल और EWS वालों के लिए 38 ईयर तक है OBC वाले, और 40 साल तक हैं SC और ST वाले। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं, उनके लिए इन्होंने लिखा है कि अंडर सेक्शन 34 द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, person with benchmark disability are eligible for reservation. The post is identified suitable for the person with under noted category of disability as defined in the schedule of RPWD Act 2016 and notified by the Government of Empowerment of Person with Disability दिव्यांग from time to time। तो इन्होंने कैटेगरी एक तो लिखी है जिसमें टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, विजुअली एक्यूटी लेस देन 360 और लेस देन 10/200। तो जो विजिबिलिटी डिसेबिलिटी वाले हैं उनको ये चीज़ें सारी पता होंगी, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। बाकी जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए भी इन्होंने 70 dB 60 dB to 70 dB बोला है। बाकी ऑर्थोपेडिकली चैलेंज लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उनके लिए इन्होंने अलग से जो है लिखा है। ठीक है दोस्तों। बाकी इसमें डिसेबिलिटी वालों का जो भी रोल है वो उन्होंने बताया हुआ है। सारी चीज़ें आप आसानी से जो पढ़ लें, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा एक एक चीज़ तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको मेन चीज़ें बतानी है। उसके बाद एक्स सर्विस मैन का भी बताया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS वाले। फिर मेन बात आती है आपकी एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन वाली। इसमें जो है इन्होंने एक तो डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट। या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही शी इज़ ग्रेजुएट ऑन द डे ही इज़ रजिस्टर एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन बाय रजिस्टरिंग ऑनलाइन। तो आपको जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी, आपने ग्रेजुएशन कब की है और आपकी जो परसेंटेज है वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। इसमें कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी और पर्टिकुलर स्टेट यूटी अंडरटेकिंग शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। तो जो भी जिस भी किसी भी स्टेट से अप्लाई करता है तो उसको जो है वहाँ की लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। ये चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। बाकी कंप्यूटर लिटरेसी जो है ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ मैंडेटरी। आपको कंप्यूटर की नॉलेज प्रॉपरली होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन, लैंग्वेज शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज दी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन दी हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। इसमें जो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है कंप्यूटर का, आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या किसी में भी, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी आपकी जो 10th है हाई स्कूल में, +2 है उसमें आपका जो है IT सब्जेक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विस हु डू नॉट पोजेस द सिविल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन शुड बी मैट्रिकुलेट। एक्स सर्विस मैन हु हैव obtained द आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट और एजुकेशन कोरस्पोंडिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयर फोर्स आफ्टर हैविंग कंप्लीट नॉट लेस देन 15 ईयर ऑफ सर्विस इन द आर्म फोर्स। ठीक है दोस्तों। बाकी आप देख लीजिएगा जो भी एक्स सर्विसमैन है, इसमें मोस्टली जो है फ्रेशर कैंडिडेट या एक्सपीरियंस कैंडिडेट जी जो है वही अप्लाई करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वो आपके उसके अकॉर्डिंग ही होगी। दी फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज फॉर आप विल बी इग्नोर्ड 59.99% विल बी treated as a less than 60% and 54.99 will be treated as less than 55।
तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी परसेंटेज 59.99% है तो आपको जो है वो लेस देन यानी कि 60% से नीचे ही काउंट किया जाएगा। अगर आपकी 54.99 है तब भी आपको जो है 54 से नीचे ही काउंट किया जाएगा। मान लो जी आपको 53 माना जाएगा और लेस देन 60% है तो यानी कि 59.99 है तब भी आपको 59% ही माना जाएगा। वैसे तो बोला जाता है जैसे 50 अगर आपके 59.5 है मतलब 55 है तो उससे अबव हो तो वो 60 ही माना जाता है अगर मैथ के उसमें देखा जाए। बट इनका कुछ और है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्रेडिट हिस्ट्री है जो आपकी वो सही होनी चाहिए। अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही होनी चाहिए, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। द क्लोज डज नॉट अप्लाई टू द कैंडिडेट विद नो बैंक अकाउंट, दिस रिक्वायरमेंट इज़ नोट अ प्री कंडीशन टू अप्लाई। उसके बाद बात आती है फ़ीस की जो कि 175 है 175 इंक्लूडिंग GST फॉर SC ST PWBD ESM DESM कैंडिडेट। तो आपको पता ही है इन सब कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो थोड़ी कम ही रहती है और 850 जो है वो रहेगी फॉर ऑल अदर कैटेगरी जो भी बचती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी OBC मेन तो यही बचती हैं तो उनके लिए ये कंडीशन है इसकी। बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्ज बिल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके से इन्होंने जो है सारी चीज़ें बताई है। तो इसमें जो आपके जो टेस्ट होगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। सेम वही न्यूमेरिकल रीजनिंग टोटल जो है 100 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन और 100 मार्क्स का ही इसमें मार्क्स आपके 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 मार्क्स के होंगे। टाइम लिमिट अलग अलग है, इंग्लिश वालों के लिए 20 मिनट है, न्यूमेरिकल जो है उसके लिए 20, रीजनेबिलिटी है उसके लिए भी 20 अलग अलग। तो चलो पता ही है आपको, मतलब टोटल जो है 60 यानी कि 1 आवर का होगा। बाकी मेन एग्ज़ाम है जो उसमें आपका टेस्ट आएगा जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल में, और इंग्लिश होगी जर्नल की, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये रहेगा आपका जो 155 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का ये मार्क्स जो है इसके टोटल मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको टाइम भी जो है 120 मिनट मिलेंगे यानी कि 1 आवर 20 मिनट। बाकी अगर इसमें कोई भी चेंजेस या कुछ भी अपडेट आता है तो आप जो है टाइमली इस चीज़ को चेक करते रहें। अब वेबसाइट के ऊपर डेली अपडेट जो भी आती है उसको डेली जो है आप उसके ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आता है तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। बाकी किसी को कोई भी इसमें चीज़ समझ नहीं आती है तो आप क्वेश्चन कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये चीज़ का भी ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको जो है वेबसाइट के ऊपर जो जाके इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। फ़ीस का मेथड तो मैंने बताया नहीं आपको। फ़ीस का मेथड जो है वो ऑनलाइन रहेगा। इसमें मोड ऑफ फीस कैंडिडेट आर एडवाइज टू पे ऑनलाइन, पेमेंट जो है ऑनलाइन होगी आपकी, ठीक है। सभी को पता ही है कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपकी जो है फ़ीस सबमिट होगी, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी इसमें एडिट विंडो इन्होंने बताया कि आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें देखो अब ऐसे बोल रहे हैं कि 2-3 दिन के बाद ओपन होगी, यानी कि 21 अगस्त को अगर आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है तो उसके बाद होगी। बट कईयों में इन्होंने बड़ा अलग तरीके से बताया है, तो कोई बात नहीं, आपकी लास्ट डेट के बाद जो है एडिट विंडो जो है ओपन हो जाएगी। अगर किसी की गलत इन्फॉर्मेशन या कोई भी है आपसे गलत वो चूज़ हो जाता है तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाकी इन्होंने बोला है कि एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यूज़ ऑफ अनफेयर मींस, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी जो है एंटरटेनमेंट करने के लिए एप्लीकेशन जो है वो सबमिट ना करें। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप जो है इसमें अप्लाई करें। बाकी इन्होंने स्टेट बताई हुई है, बैंक बताए हुए हैं कौन कौन से है, कितनी वैकेंसीज़ है किस किस बैंक में, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप
जो है वेबसाइट के ऊपर जाके IBPS लिख के जो है इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आपको जो है PDF इसकी मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके आराम से जो है देख सकते हैं। बाकी इन्होंने सेंटर लिए हैं जो इसके कहाँ कहाँ पे जो है सेंटर है इसके एग्ज़ाम के, वो भी इन्होंने सारी चीज़ें लिखी है। बाकी आपके जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन से है, हिज एंड हर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, SSC SSLC 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज मैंशनड इन क्लास 4 इफ़ एप्लीकेबल एज पर दी स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। बाकी दोस्तों अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बाकी किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो आप फ्रीली माइंड क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। जय शंकर की, हर हर महादेव।